क्वेश्चन नंबर 2 वो भी बता देती हूँ। क्वेश्चन 2 कर लिया था हमने। क्वेश्चन 2 ट्राइसेक्शन की रेशियो बतानी है ना। ये देखो, ये पॉइंट ए दिया हुआ है और पॉइंट बी। इसको चलो मैं एग्जैक्ट थोड़ा सा ले लेती हूँ, so that it's easy for you to understand. ये ए और ये बी ट्राइसेक्ट मतलब 3 हिस्से। तो अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 18 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन सेगमेंट थी, 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 6 6 एंड 6, ठीक है, विद पॉइंट पी एंड क्यू। अब एपी इज 6 सेंटीमीटर, PQ is 6 centimeter and QB is also 6 centimeter. So AP ratio PQ ratio BQ 6:6:6 या रेशियो 1:1:1। तो ये भी 1 हिस्सा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो कल मुझे कहा जाए AQ रेशियो BQ क्या है, तो AQ के पास 2 हिस्से हैं और BQ के पास 1। समझ में आ गया? रेशियो जो इनकी है वो है 12:6। ऐसे ही इफ आई गो फॉर AP टू PB तो ये हो जाएगा 1:6। सेम गोज फॉर 5 इक्वल पार्ट। इतना क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है हमने पहले। अब क्वेश्चन 3 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4। देखो पहला वाला हमने जो क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला में किया था, बाकी बच्चे आपके फ्रेंड्स सब बॉयज नहीं आ रहे। सेक्शन फॉर्मूला में हमने जो चीजें स्टार्ट की थी, सेक्शन फॉर्मूला में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, पहले तो ये करते थे, रेशियो दी हुई है, पॉइंट ऑफ डिवीजन का हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। सेकंड, फिर मैंने आपको कहा कि आपको ट्राइसेक्शन वाली चीज दी होगी, ट्राइसेक्शन, और मे बी 5 इक्वल पार्ट्स दिया होगा, तो उसके आपने पॉइंट्स निकालने हैं। ये किए थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन में आपको रेशियो गिवन है, कोऑर्डिनेट डिवीजन का निकालना है या कोई मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने हैं मेन लाइन सेगमेंट के, वो क्वेश्चन किए थे। थर्ड, फिर आपको कहा था कि मान लो ये पॉइंट इस तरह से दिया हुआ है, ए पी यहाँ पर और बी यहाँ पर, आपको रेशियो एपी और ए बी की दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, बिकॉज हम क्या करते हैं डायरेक्टली 3:7 लेके सॉल्व कर देते हैं। वो नहीं करना। अगर आपको कंप्लीट रेशियो दी हुई है तो इससे पहले मैं एपी रेशियो बीपी निकालूंगी कि अगर एपी के पास 7 है, एपी उसमें से 3 है, तो बीपी कितनी हो गई? 4। समझ में आएगा? सिंपल सी कैलकुलेशन है, 7 - 3 कर देना है हमें। कंप्लीट लाइन सेगमेंट इज 7, उसमें से छोटी वाली जो है वो 3 है, तो बाकी के पास 4 होगा। तो एक थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ था। अब फोर्थ क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला में आता है कि हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू अस, वी नीड टू फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन के, ठीक है। तो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन अब आता है व्हेन वी नीड टू फाइंड द रेशियो। रेशियो फाइंड करनी है, टू फाइंड द रेशियो। समझ में आ गया इतना? तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बुक का एक्सरसाइज 7.2, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, बहुत इजी है ये, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining points -3 10 and 6 - 8 is divided by -1 6। कुछ इस तरह से ही आएगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहां पर हमने ले लिया पॉइंट पी। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -3 10। ये 3 पॉइंट्स मुझे पता है, -3 10 6 - 8, और उनके इन बिटवीन पॉइंट है -1 6।
तो -1 6 ने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया, हमें वो बताना है। क्लियर हो गया? तो इसमें हम लिखेंगे लेट द रेशियो बी k:1। सबसे आसान है, सिंगल वेरिएबल में हम रेशियो ले लेंगे, लेट द रेशियो बी k:1। आज जितना मर्जी कोऑर्डिनेट हो, कल मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवाकर ही आपको छोड़ूंगी, उसमें से थोड़े बहुत स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी प्लस, ठीक है ना, थोड़ी सी एक्सटेंडेड क्लास हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइंस क्लास होगी कल, ठीक है। तो 6:25 तक छोड़ूंगी, 5 मिनट में आप साइंस क्लास में पहुंच जाना। आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश। अच्छा, क्लियर हो गया ये? तो हमें कल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना है, बैकअप क्लास होगी वो, जिसने भी मिस किया है सबको एक बार इन्फॉर्म कर दो। लेट द रेशियो बी k:1। हमारी वर्किंग तो ऐसी होती है, ये k यहाँ मल्टीप्लाई होता है, 1 यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो जब हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए p के। जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, तो हम ये p के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ना पॉइंट ऑफ डिवीजन के। तो 6 इंटू के, 6k प्लस 1 इंटू -3, -3 अपॉन k प्लस 1। ये कैलकुलेशन सबको आती है ना, k इंटू -8, -8k, 1 इंटू 10 प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना। और हमें दिया क्या हुआ है, p के कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल है, p जो है वो किसके इक्वल है, -1 6। मतलब ये दोनों पॉइंट्स इक्वल है, और जब दो पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर x कोऑर्डिनेट्स आर सेम और their y coordinates are also same. Their x coordinates are same, their y coordinates are also same. तो आप किसी भी एक से सॉल्व कर लेना, आपके पास रेशियो सेम आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6k -3 -k -1, 7k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/7। ठीक है, इतना लिख लो। इसके बाद 2-3 ऑब्जर्वेशन हैं जो हमें करनी है। मैंने यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये x वाला था, x कोऑर्डिनेट, और ये y कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? रेशियो विल बी 2:7। सबने लिख लिया? ये कोई रहता है रखने वाला, कुछ नोट डाउन कर लिया? देखो, जो हमने x कोऑर्डिनेट से सॉल्व किया वही रेशियो y कोऑर्डिनेट से सॉल्व हो कराई। पहली ऑब्जर्वेशन, जब भी हम रेशियो निकालते हैं, वैसे तो हमेशा आपके पास जो k की वैल्यू आएगी, इट विल बी पॉजिटिव। k विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। लिख लो, जो भी वैल्यू आएगी k की, whenever we find the ratio will always be a positive number। लिखो, रेशियो विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो आप अपनी कैलकुलेशंस को चेक करोगे, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकता है। समझ में आ गया? आप लोग के सिलेबस में वो नेगेटिव वाला नहीं है। नेगेटिव नंबर आना आपके आउट ऑफ सिलेबस है। फाइनल बोर्ड्स में कहीं आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव आ रहा है, ऐसे केस में तो आपकी गलती के चांसेस 100% है। अब आते हैं सैंपल पेपर्स में, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बुक्स में सैंपल पेपर्स में सॉल्व करोगे, नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, आना चाहिए, आ सकता है, बिल्कुल जायज है, आ सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है। उसमें क्या होता है वो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। इफ k इज नेगेटिव, इफ k इज नेगेटिव दैट मींस एक्सटर्नल डिवीजन। ये चीज आपके लिए है नहीं है सिलेबस।
you only have internal division. If k is negative, then we take external division. समझ में आ गया वो कैसे? कि ए बी हमने इस तरह से ड्रॉ किया, ये ए और बी, और जो पी पॉइंट है वो यहां पर बाहर है. क्लियर हो गया? देन वी टेक एक्सटर्नल डिविजन इन केस के इज नेगेटिव. क्लियर हो गई बात? ये तीन चीजें. ये पहली चीज है के पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज यू हैव इंटरनल डिविजन. कभी किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बुक्स में कहीं कुछ सॉल्व करते हो और के नेगेटिव आ जाए तो उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, वो पॉइंट भी बाहर है. क्लियर हो गया इतना? ये समझ में आ गया हमें? लिख लो पहले इतना, उसके बाद एक थर्ड ऑब्जर्वेशन बताऊंगी मैं आपको. मैंने देखो एक्स को भी सॉल्व किया, वाई को भी सॉल्व किया, दोनों से सेम नंबर आया. ठीक है? ये चीज ना सिखाते नहीं है जनरली, कोई इसको इतना यूज भी नहीं करता, बहुत पॉपुलर नहीं है यूज करने में. क्लियर हो गया? हम थर्ड एक्सरसाइज जो थी ना पहले आपकी एरियाज ऑफ ट्रायंगल, उसमें चीज को, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते थे. हमने आज को फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, ना ही सेकंड में किया था. बट एक चीज ध्यान रखना, आपका अगर एक्स कोऑर्डिनेट से रेशियो और वाई कोऑर्डिनेट से रेशियो सेम आनी चाहिए. जो रेशियो एक्स कोऑर्डिनेट से आती है, that ratio should come from y coordinate as well. Ratio from x coordinate should be same from ratio same to ratio from y coordinate. जो x से रेशियो बनकर आई है ना, वही y से आनी चाहिए. नहीं आएगी तो क्या मतलब है इसका? गलत नहीं है. ठीक है? कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेना, हो सकता है आपकी गलती है, क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अगर तो रेशियो सेम है, इसका मतलब जो आपने ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट. देखो हर एक 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे एक लाइन सेगमेंट बनती है, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ भी होगी. अब 2 लेंथ को आप कंपेयर करोगे तो रेशियो तो बनी जाएगी. एपी निकाला पीबी. अब ये ऐसे भी तो हो सकता है पी यहाँ पर है, ए यहाँ उड़ रहा है, बी यहाँ उड़ रहा है ना? मैंने अब रेशियो निकाल ली, रेशियो तो बन गई है ना? जो हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया उससे रेशियो तो आ गई हमारी. लेकिन जो रेशियो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट से निकाली है वो वाई से सेम नहीं आई. अगर दोनों की रेशियो सेम है, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है. दैट इज अनदर कंडीशन टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स. बहुत पॉपुलर नहीं है ये चीज चेक करने के लिए, इट इज एक साइड थ्योरी है. अगर रेशियो फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट, मैं बार बार कहूंगी, अगर आपकी रेशियो फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट is not equal to ratio from y coordinate, please check your calculations again. माइनस का भी फर्क नहीं होना चाहिए. एक 2/7 और एक -2/7 आ रहा है, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम चाहिए हमें. कोई प्लस माइनस साइन में डिफरेंस नहीं होगा. आपको दोनों ही रेशियो चेक करनी है. रेशियो फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू रेशियो फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सेम टू सेम इक्वल होने चाहिए. समझ में आ गया? अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो सिर्फ एक चीज आपको इंटरप्रिटेशन के लिए आ गई कि ए पी बी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट. दिस इज अनदर वे टू चेक फॉर कोऑर्डिनेट का ना. एक सबसे बड़ा बेनिफिट कह दो, या कोऑर्डिनेट में सबसे बड़ी एक खासियत क्या है कि आपके पास जो भी फॉर्मूला है ना, उसका प्रीवियस फॉर्मूला उसमें आप यूज कर सकते हो. कोलिनियर पॉइंट कोऑर्डिनेट के हर एक फॉर्मूला में आप यूज कर सकते हो. कोई भी चीज सीखोगे ना कोऑर्डिनेट में, वहां पे कोलिनियर पॉइंट्स आप चेक कर सकते हो. उस फॉर्मूला के इंटरप्रिटेशन से वी कैन चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स. समझ में आ गया? तो रेशियो फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट इफ इट्स सेम फ्रॉम रेशियो फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट, द पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर रेशियो सेम नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. ठीक हो गया? ये बहुत पॉपुलर चीज नहीं है, बट एक साइड कॉन्सेप्ट है. अगर रेशियो सेम किसी क्वेश्चंस में नहीं आती, इसका मतलब क्या है? पहले अपनी कैलकुलेशंस को चेक करना. रेशियो बिल्कुल सेम आनी चाहिए. नहीं आ रही है, और वो होगा भी किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अगर आप कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई सैम्पल पेपर आगे जाके सॉल्व करोगे, वहीं पर क्वेश्चन आएंगे. क्लियर हो गया इतना हमें सबको? तो हमने निकाला फाइंड द रेशियो, दैट रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 2:7. क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4 रेशियो इज 2:7. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5. Find the ratio in which the line joining 1 minus 5 b minus 4 5 divided by x axis. Also find the coordinates of point of division.
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे, तब हमने रेशियो निकाली। अब हमें 3 पॉइंट्स गिवन नहीं है, उसने कहा एक लाइन सेगमेंट तो बन रही है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बोलो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है। बुक कहाँ है तुम्हारी? नेक्स्ट टाइम ना मैं क्लास से बाहर ही निकालूंगी, तुम्हें भी बोलना पड़ेगा बुक निकालो। आप लोगों को सच में मैंने निकालना शुरू कर देना क्लास से, मैंने नेक्स्ट सेशन से आपको रखना ही नहीं है क्लास में अपनी। इट इंक्लूड्स यू एज वेल, सच में कह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे डिसइंटरेस्टेड फेसेस, या फिर बैठे हो टाइम पास कर रहे हो यहाँ पर आकर, मुझे नहीं चाहिए सच में। ये 5 बच्चे बैठे मेरे लिए काफी अच्छे हैं। एक एक कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, 1 - 5। शर्म कर लो, 10th में आके मैथ की बुक नहीं खोल रहे, बेच दो उसको जाकर, जला दो उसको, इतना एक तो इतनी शौक है ना बुक खोलने का, जला दो सारे जाकर उसको। हाइट्स ऑफ आपकी ना, हाइट्स ऑफ जो होता है ना कि बदतमीजी है, वो है ये। ए है 1 - 5 और बी है हमारे पास -4 5। या वी इंटेंड टू यूज इट नेक्स्ट ईयर, कि हमें नेक्स्ट ईयर भी ये संभाल के रखनी है, नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, इसके लिए हम संभाल के रख ले अपनी बुक, कि अगले साल फिर से हमें 10th रिपीट करनी है, बेटर यूज करेंगे। इस साल पढ़ के क्या करना है। तो पॉइंट है हमारा 1 - 5, बी है -4 5। ठीक हो गया इतना, है ना। तो अब इसमें ना उसने हमें पॉइंट नहीं दिया, उसने कहा है फाइंड द रेशियो, रेशियो तो निकालना है। तो हम लिख लेंगे लेट द रेशियो बी k:1। जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा ना, k:1 करके सॉल्व कर लेना है। सिंगल वेरिएबल में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट द रेशियो बी k:1। नेक्स्ट वो सेज इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ग्राफ में इस क्वेश्चन को शो करूं, ग्राफ में अगर मैं पॉइंट्स को शो करती हूँ, एक्स एक्सिस से पास होता हुआ ये पॉइंट है, पॉइंट बोलो कौन सा है, -1 एंड 5। और कौन सा, 1 एंड -5। ठीक, आरुष नेक्स्ट पॉइंट बोलो कौन सा है, उसको देखने की जगह ना, हाँ हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान दे दे, काफी अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अगर अब इनसे मैंने ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, आई होप ये सबको क्लियर है। इनसे ड्रॉ पास ज्वाइन करती हुई मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है ये, ठीक है ना। वो कहता है जहां पर एक्स एक्सिस को कट किया ना, वो रेशियो बताओ मुझे कहाँ है, वो रेशियो क्या है जो एक्स एक्सिस ने इसको कट कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो रेशियो क्या है पार्ट की। समझ में आ गया। हमारा पहला पॉइंट था 1 - 5 और दूसरा था -4 5। पहला लिखा हुआ पॉइंट था 1 - 5, तो हम रेशियो को यहां से फॉर्म करेंगे, दिस रेशियो विल बी k:1। ठीक है, मतलब ये k मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। हमारी रेशियो जो आएगी वो आएगी AP:B। समझ में आ गया। अब जब भी कहा जाता है पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, y विल बी 0, तो पॉइंट किस फॉर्म में हो जाएगा, x0। पॉइंट की फॉर्म क्या है, x0। तो इस चीज को यूज करके विल सॉल्व द क्वेश्चन। ये सिर्फ ग्राफ आपको, हर बार आपको ये नहीं कि प्लॉट्स को, पॉइंट्स को प्लॉट करके चेक करना है। एक्स एक्सेस इस लाइन सेगमेंट से कहीं पास होती है, जहां पास होती है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर रेशियो निकालो और पॉइंट भी निकालो। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको, ये मैंने इसको इरेज कर दिया है। ठीक है, so let the ratio be k:1 since the point P is on x-axis, it is of the form Px
0, तो ये P ले लिया, x0 रेशियो k:1 ले ली, और आप यहाँ लिख दोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। प्लीज ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, लाइन्स है, लेट द रेशियो बी k:1, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, ये लिख लो, डबल बेनिफिट है। एक तो याद रहेगा कि हम ये चीज यूज कर रहे हैं, x0 क्यों लिया, आगे जब कभी पढ़ोगे गलती से अपने बुक खोलकर या रजिस्टर्स खोलकर। सेकेंड चीज जो आपको हेल्प करेगा, क्वेश्चन पेपर में इन चीजों के मार्क्स होते हैं, आपके मार्किंग स्कीम में इनके मार्क्स हैं। अगर क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने कोई गलती नहीं की हुई, तो एग्जामिनर के जो पेपर चेक कर रहा है ना, उसकी अपनी मर्जी होती है कि ये लिखा नहीं रेशो k:1, इसके ज्यादा नंबर काट लो। तो जो 90 आप कहते हो ना पेपर ठीक हो गया और 96 97 पे मार्क्स हैं, उनके रीजन ये होते हैं। परफेक्ट पेपर अगर हमें दिखता है तो हम सोचते हैं और कहाँ मार्क्स कट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो लेट यूजिंग सेक्शन। और अगर आपको पिछले वाले बच्चे ने लिखा हुआ है ना, आपने नहीं लिखा हुआ, पिछला वाला पेपर चेक किया, उसने लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका पेपर है, आपने नहीं लिखा हुआ, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आ गई बात? है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला विल से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P k इंटू -4, समझ में आ गया ये, और ये 1 इंटू 5। सेक्शन फॉर्मूला में नंबर प्लस होते हैं, इंटरनल डिवीजन है, बीच में नंबर लाया करता है, प्लस करेंगे, k इंटू 1 इंटू 1 1, देन यू हैव k इंटू 5 5k, 1 इंटू -5 -5, k प्लस 1, और ये किसके इक्वल है, px0। अब देखो हमें पॉइंट या k की रेशियो निकालनी है, मुझे पता है पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स तो है ही है, हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं k की वैल्यू किस चीज को यूज करके निकाल सकती हूँ? अगर मैं y कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस पे होने का फायदा क्या था, y को 0, y कोऑर्डिनेट 0, आई विल इक्वेट माय y कोऑर्डिनेट 5k - 5 इज इक्वल अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू 5, k की वैल्यू क्या आ गई, 1। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज हाँ 5k - 5 इक्वल टू 0 हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो द रेशियो इज 1:1। अच्छा, जैसे ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे था, वैसे ही हमने ग्राफ में देखा था वाई एक्सिस भी था ना, जब आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, ये वाई एक्सिस भी तो कट करती है ऐसे, यस। तो यहीं से निकालो, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, जहां पे एक्स एक्सिस लिखा हुआ है ना, वही स्लैश डाल के बुक में वाई एक्सिस लिखकर फाइंड करो। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट a 1 - 5 b -4 5 डिवाइडेड बाय y एक्सिस, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ डिविजन। अभी तो इसमें वैसे पॉइंट ऑफ डिविजन भी निकालना है। k निकाल लिया 1:1, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, x की वैल्यू भी निकालनी है। तो फॉर x हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 1, तो -4 + 1 अपॉन 1 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1। -3/2, therefore point will be -3/2 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू p 3/2 0, और रेशियो जो चाहिए वो है 1:1। कोऑर्डिनेट्स निकालने थे ना, क्वेश्चन को पूरा कर लो, और वही सेम क्वेश्चन हम वाई एक्सिस वाला करेंगे, कि इसी लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस ने भी किसी रेशियो में डिवाइड किया है। लेट्स फाइंड द रेशियो एंड पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन में यहां पर भी सेट द ग्राफ, इनको ज्वाइन किया है हमने,
नहीं आ रहा ना? -3/2 एग्जैक्ट बनकर नहीं आ रहा, हमने ठीक किया है क्या? Point is -3/2 0, ratio is 1:1. क्लियर हो गया इतना? नाउ let the ratio be k:1. Point is on y-axis. It is of the form 0, y. Point अपने पास बना है 1, -5. दरवाजा बंद कर दो बच्चे, गर्मी बहुत है। दूसरा पॉइंट है -4, 5 और पॉइंट P इन बिटवीन है, और क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो इट्स ऑफ द फॉर्म 0y, और रेशियो को आपने k:1 लिया ही था। -4k + 1 अपॉन k+1, और दूसरा क्या आ जाएगा 5k - 5 अपॉन k+1. दिस इज इक्वल टू 0y. तो यहां पर हम x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देंगे। 4k + 1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0, -4k इज इक्वल टू -1, k की वैल्यू क्या आ गई 1:4. So the required ratio is 1:4. k की वैल्यू 1/4 है, आपने कहा 1/4:1, रेशियो क्या हो गई 1:4. जो पॉइंट P है ना, इसका मतलब इसकी लोकेशन कहां पर है, इट्स क्लोजर टू A, इट्स क्लोजर टू A एंड फार फ्रॉम B. नियरर टू A है वो। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गई है बात ये सबको? ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन पे निकाल लो। k की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/4 यहां पर, 5 इंटू 1/4 -5 अपॉन 1/4 + 1, 5 -20 अपॉन 5 -3. तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, -3, और उसके बाद हम लिखेंगे रेशियो इज 1:4. ये रेशियो आई है y एक्सिस की, और जो पहले निकाली थी वो थी x एक्सिस की। इतना क्लियर हो गया हमें? आप भी क्लियर? ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल कुछ ना समझ में आया हो? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है ना, एक्स्ट्रा लिख लो, राइट डाउन। In what ratio does the x-axis divide the line segment joining points -4, -6, -1, 7. Also find the point of division.
एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, एक पार्ट एक्स एक्सिस का लिख लेना और एक पार्ट वाई एक्सिस का भी लिख लेना। लेट्स सी वाई एक्सिस डिवाइड करती है कि नहीं। तो लेट द रेशियो बी k:1, के यहां मल्टीप्लाई किया, 1 यहां मल्टीप्लाई किया, -k -4/k+1, 7k -6/k+1। तो k किसके इक्वल आ जाएगा? 6/7। जितना 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, इक्वल टू 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 7k -6 आ गया, k की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया, 6/7। k की जगह आपने 6/7:1 लिखा, रेशियो क्या हो गई? 6:7। क्लियर हो गई बात ये सबको? 6:7 की रेशियो आ गई। ऐसे वाई एक्सिस का निकाल लो, तब पॉइंट क्या लेंगे? 0/, वही सेम पॉइंट लिया हुआ है ना, पॉइंट तो वही बनकर आएगा। अब जहां पर x0 लिखा है वहां क्या बन जाएगा? 0/। नहीं करती थी भाई, वो एक्सटर्नल डिविजन है। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पर कहा, मैंने रैंडमली आपको वाई एक्सिस दे दिया, आपने वाई एक्सिस पे लिखा -k -4/k+1 इक्वल टू 0, पॉइंट तो वही बनकर आएगा ना, k:1 लोगे तो, बस उसमें आप y x कोऑर्डिनेट को 0 रखोगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -k -4 इक्वल टू 0, -k इक्वल टू 4, k की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो जब ये -4 आ जाएगा, मतलब कि कैलकुलेशन चेक करो, उसके बाद हम क्या करेंगे? डिविजन इज एक्सटर्नल, आउट ऑफ सिलेबस। सिर्फ मतलब समझ लो, एक्सटर्नल डिवीजन है, क्वेश्चन फाइनल पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे एक्सटर्नल डिवीजन होगी। अगर है तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। हाँ, पहले तो आप ये लाइन लिखते हो, सिंस द पॉइंट इज ऑन, लेट द रेशियो बी k:1, लेट द रेशियो बी k:1। शुरू में कह रहे हो क्या लिखना है कि लास्ट में? लास्ट में जब एक्सटर्नल डिवीजन होगी तब। हाँ, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना, -4 नहीं आएगा, आप लिख दोगे द डिविजन इज एक्सटर्नल, बस बस इतना सा लिख देना, दैट्स इट। क्लियर हो गया? इसके अलावा और कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं देखना, आपको पॉइंट हमेशा रेशियो प्लस में ही आएगी। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर पॉइंट निकालना भी है ना, तो कुछ नहीं करना है आपने, आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, वाई की यहाँ पर के की वैल्यू -4 पुट कर दो। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा है, माइनस का मतलब है जो पॉइंट आप इन बिटवीन लेकर चल रहे हो ना, ये ए, ये पी और बी, ये यहाँ लाई ही नहीं करता, ये बाहर कहीं लाई करता है। अब क्योंकि ए से जो पी है वो 4:1 की डिवीजन आई ना, आपकी रेशियो 4:1 आई यहाँ पर। पॉइंट तो 0 बेटा, क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो वो तो एक्स कोऑर्डिनेट आया, वाई थोड़ी ना 0 आया, ओरिजिन थोड़ी बनकर आया वो, और अगर ओरिजिन आता तो बिल्कुल वो भी सही है, बिल्कुल। ठीक है ना, तो अगर आपने यहाँ पर -4 पुट किया, किसमें? वाई कोऑर्डिनेट में, पुट वाई -4 है, यहाँ पे -4 पुट किया, -28, -28 -6 कितना हो गया? -34/5। ये तो पॉइंट बनकर आ गया ना। क्लियर हो गया? अगर फिर भी चेक करना है आपके पास पॉइंट, मुझे बताओ कौन से थे ये? -4 -6। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है वो देख लो, -4 -6, और दूसरा क्या था?
-1, 7। एक्स एक्सिस तो बीच में लाया करता है जब इसको ज्वाइन किया, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के लिए आगे ऐसे एक्सटेंड हुआ होगा, तो वाई एक्सिस तो इसके एक्सटर्नल में लाया करती है। समझ में आ गई बात ये? तो जब मैंने इनको ज्वाइन किया, एक्स एक्सिस तो यहाँ लाया थी, लेकिन वाई एक्सिस थोड़ी सी आगे और। क्लियर होगी बात ये सबको? ठीक है, नेक्स्ट है अब एक क्वेश्चन और लिख लो। अब इसी में जब रेशियो निकालना होता है ना, ये क्वेश्चन ना लास्ट टाइम पेपर्स में बहुत बार आया था, फाइनल पेपर में नहीं, आपके टर्म एग्जाम्स में एक्स्ट्रा है। इसमें लिखा है इन व्हाट रेशियो, आपको या तो पूरा पॉइंट गिवन होगा, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन होगा, या इस तरह का पॉइंट गिवन होगा। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P, जो कि है P-1, डिवाइड द लाइन सेगमेंट। और अब जो नेक्स्ट जो चीजें करवाऊंगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेक्शन फॉर्मूला में। दो ही पॉइंट्स है, दो कॉन्सेप्ट, दो फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A1-3 and B6-2, hence find the value of P। ये तो कर सकते हो सब। पहले हम लिख देंगे लेट द रेशियो बी K:1। लेट द रेशियो बी K:1। पॉइंट P दिया हुआ है P-1, A.1-3, B.6 and 2। पॉइंट P दे दिया P-1, रेशियो ले ली K:1। अब इस पॉइंट P का कौन सा वाला कोऑर्डिनेट गिवन है? y गिवन है, तो y से इक्वेट करेंगे। कभी x गिवन होता है तो x से इक्वेट कर देते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 6k + 1 अपॉन k+1, 2k - 3 अपॉन k+1, और ये इक्वल है P-1 के। राघव, अब आप कह सकते हो कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई पे 0 नहीं होता। इस चीज का ध्यान रखना। आदत क्या होती है, आपको पॉइंट दिया हुआ एक्स एक्सिस पर, आदत क्या होती है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कह दिया 0 बन गया। समझ में आ गया? या फिर अगर हमें कुछ ऐसा पॉइंट दिया होता है, एक्स एक्सिस नहीं सोचते, वो -1 की जगह हमने एक्स एक्सिस वाला -1 से या 1 से सॉल्व कर दिया। ठीक है, वैल्यू 3 आ रही है। तो हम क्या करेंगे अब? 2k - 3 अपॉन k+1 इक्वल टू -1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है -k - 1। so we have 3k is equal to 2, k is equal to 2/3। so the required ratio 2/3:1। रेशियो क्या बन जाएगी? 2:3। और यहां पर 2/3 पुट कर लो। पॉइंट P क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 6 + 1 अपॉन 2/3 + 1। अब अगर आप यहाँ पर 2/3 पुट करोगे, आपका आंसर -1 में ही आएगा। ठीक हो गया? तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसे सॉल्व भी करती हूँ, 2 अपॉन 12 + 3 15, और ये हो जाएगा 5। मैंने 5 5 3 3 कैंसिल किया ना, एलसीएम लेकर दोनों जगह पे, इसे कैंसिल ऐसे नहीं किया, क्योंकि फिर यहाँ से 3 को ऊपर लेना पड़ेगा। तो जब भी आई हैव सेम डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर एंड सेम डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर, 2/3 कॉमन नहीं लिया,
मैंने क्या किया, ऊपर भी डिनोमिनेटर 2 ले लिया, 3 ले लिया, और नीचे भी 3 ले लिया। 3 3 कैंसिल हो गया। समझ में आ गई बात। मैंने क्या किया इस केस में, ये कैलकुलेशंस में हेल्प करता है ऐसे केसेस में। तो मैंने क्या किया, आपके पास था 2/3 इंटू 6 प्लस 1, 2/3 प्लस 1, है ना, यही चीज थी ना। तो मैंने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 12 प्लस 3, और नीचे भी मैं क्या करूंगी, 2/3 प्लस 1 है, नीचे क्या हो गया 2/3, 2 प्लस 3/3। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। मतलब अब पता क्या है, विद प्रैक्टिस ऐसे वाले क्वेश्चंस में होना क्या चाहिए, जब आपको ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया होता है, इसमें होगा क्या, आप ये नंबर लोगे 12, उसमें 3 ऐड कर दोगे, और नीचे इनका सम ले लोगे। समझ में आ गया। 12 प्लस 3 15, और नीचे हो जाएगा 5। थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड अप हो जाती है, और कुछ नहीं है, जैसे मर्जी कर लेना, बट आई डू इट लाइक दिस। क्लियर हो गया इतना ये। तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 3 - 1। अब आ जाओ नेक्स्ट जो हमें करना है सेक्शन फॉर्मूला में। 4 चीजें करवाई थी ना अब तक, 4th, अब 5th लिखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी। तो नेक्स्ट अपने पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, आपको ना कोऑर्डिनेट गिवन है, लिखो। -4 6, और दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन है 3 - 8। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट। तो कोई रैंडमली मैंने पॉइंट पी ले लिया कि ये पी पॉइंट मिड पॉइंट है। तो हमें क्या बता सकते हो आप, रेशियो क्या होगी, एपी टू बीपी, 1:1 रेशियो हो गई। हमने ये 1:1 रेशियो ले लिया। अब फॉर्मूला तो वही चलता है, 1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, है ना। तो मैं क्या करूंगी, 1 इंटू 3 बना 3, देन 1 इंटू -4 बना -4। अब नंबर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, रेशो का सम 1 + 1 2। ऐसे ही -8 + 6 डिवाइड बाय 1 + 1। क्लियर हो गया। तो इसी से हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 1 मार्क क्वेश्चन, और इसके एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। लिख लो, क्योंकि अब से जो क्वेश्चन होंगे वो मिड पॉइंट फॉर्मूला के ही होंगे। इसके काफी सारे क्वेश्चन हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट के जो मैं करवाऊंगी। तो टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट x1 y1 एंड x2 y2, और ये पॉइंट P दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय, दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से क्यों डिवाइड किया, 1 + 1, है ना, दो इक्वल पार्ट्स हैं। समझ में आ गया। और y के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, आपके पास उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये, इतना ठीक है हमें। अच्छा, एक क्वेश्चन किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, कुछ याद है हमें, पिछले क्लास में, पिछली कुछ क्लासेस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किए थे, है ना। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसकी एक प्रॉपर्टी करवाई थी, वो क्या थी, इक्वल पार्ट से तो करेगा डिवाइड। अगर ये लाइन, हाँ 90 भी होगा, बिल्कुल सही है, ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी करता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या थी,
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बनते हैं, लेकिन क्या होता है, सेम डिस्टेंस किससे आएगा, जब इसको बी से ज्वाइन किया। इस चीज को याद रख लेना, क्योंकि पता क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होती है। वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन हमारे पास क्या होती है, सबसे इजी जो चीज इसमें याद करने वाला था, मैंने आपको कहा था सर्कल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनेगा सर्कम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, करवाया था ना। कॉर्ड क्या हो गई, साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के बाहर सर्कल है, सर्कम सेंटर बन गया। इस चीज से ये चीज याद कर लेना, इसे क्वेश्चन पेपर में अप्लाई करना। और देखो जो पॉइंट पी है वो मिड पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट पी मिड पॉइंट भी होगा, ठीक है। लेकिन वो एक लौता पॉइंट नहीं, और वो इक्वल डिस्टेंस पर भी है ए और बी से, लेकिन वो एक लौता पॉइंट नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट। मिड पॉइंट इज वन ऑफ दोज पॉइंट बट नॉट द ओनली पॉइंट, दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में कहा है, उसने कहा है फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। अब वो क्वेश्चन क्या है, आपके एनटीएससी टाइप में है, टाइम सेवर। देखो कंपटीशन में क्वेश्चन आया, उसने कहा है फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स। ऑप्शंस में ना आपको मिड पॉइंट दे दिया हुआ है, तो हर बार हमें लगता है, जब मैंने वो क्वेश्चन क्लास में करवाया, किसी एक बच्चे ने कहा मैम तो मिड पॉइंट है तो सॉल्व हो गया 1 मिनट में, मैंने कहा बिल्कुल जस्ट ओरली सॉल्व हो गया 1 सेकंड में, हम कैलकुलेशन करवा रही हूँ मैं उनको, उसने मुझे एमसीक्यू सॉल्व करके दे दिया। मैं कहा बिल्कुल सही है, लेकिन हर बार बी पॉइंट मिड पॉइंट नहीं होगा। अगर मैं इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट निकाल रही हूँ तो वो हर बार मिड पॉइंट नहीं होगा, वो हवा वाला पॉइंट भी, आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला पॉइंट भी कोई हो सकता है। समझ में आ गई बात, ये चीज मैं आगे करवाऊंगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब आपको करना है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, हाँ, सर्कल वाला क्वेश्चन ना पहले भी करवाया था ना, जब रेडियस वाला क्वेश्चन हमने फाइंड किया था कोऑर्डिनेट में। यहां पर उसने क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायामीटर। डायामीटर क्या होती है सर्कल की, लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड इट पासेस थ्रू द सेंटर। कहते सेंटर में उसका दिया हुआ है 2 - 3 और एक वर्टेक्स दिया हुआ है 1/4। अब आपको ए वर्टेक्स निकालना है, तो क्योंकि ए बी क्या है, डायामीटर, और सी क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, तो सी ए बी का क्या हुआ, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वहां पर क्या फर्क था, वहां पे आपको रेडियस गिवन थी, आपको ए 2 पॉइंट सर्कल पे दिए होते थे, यहां पर एक डायमीटर दे दी तो डायरेक्टली सी पॉइंट आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गया, तो मैंने लेट द पॉइंट ए बी इक्वल टू एक्स बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बस इतना लिख दोगे। ये मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, क्वेश्चन में जो लिखने हैं इसे लिख लो। अगर इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, 1 मार्क में आया तो बिल्कुल भी नहीं कुछ करना है ना। ए बी सेंटर, ए बी डायमीटर, सी सेंटर, सिर्फ इतना लिख दोगे, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स प्लस 1/2, सी वर्टेक्स बन करके आता है x प्लस 1/2, y प्लस 4 डिवाइड बाई 2, और ये किसके इक्वल है, c जो हमें दिया हुआ है 2 - 3। इसका मतलब इनके x कोऑर्डिनेट सेम है, इनके y कोऑर्डिनेट सेम है। जब 2 पॉइंट सेम होते हैं उनका मतलब क्या होता है, उनके x कोऑर्डिनेट सेम है, उनके y कोऑर्डिनेट भी सेम है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। तो हमारा a वर्टेक्स क्या हो जाएगा 3, -10। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ योर मिड पॉइंट फॉर्मूला।
और सबसे इजी वाली कैलकुलेशन जो इसकी हो जाती है ना, सबसे इजी जो हम करेंगे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में बोर्ड्स में आता ही है, या ये आएगा या सेंटर वाला क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार ना आपको टर्म पेपर में सितंबर में, दिसंबर में, प्री बोर्ड्स में कहीं ना कहीं तो एक बार दिखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लो, इसको पूरे पेज को सर्कल कर लो, ठीक है? क्योंकि ये चीज है तो आप बाद में भूल भी जाओगे। मैं आपको बाद में क्लास में क्वेश्चन दूंगी ना, आप कहोगे नहीं मैम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ना आपको 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं आपको खुद कहूंगी क्वेश्चन सॉल्व करो। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम पता है हमें क्या होता है? क्या होता है? ऑपोजिट साइड। लेकिन वैसे है क्या? पैरेललोग्राम है लेकिन क्या है? क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides, 4 फिगर वाला, 4 साइड वाला एक क्लोज्ड फिगर जिसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है ना? ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? मे बी अनइक्वल, कैन नॉट से, बट हम लोग उसको अनइक्वल लेकर ही चलते हैं। ठीक है? नॉन पैरेलल तो ऑफ कोर्स तो नहीं है। क्लियर हो गया? इस पैरेललोग्राम की फर्दर टाइप्स होती हैं। पहला हम क्या करते हैं? रेक्टेंगल, जब 90 डिग्री ऑल एंगल्स इक्वल हो जाए, ठीक है? या फिर रोम्बस, जब हम कहें सारी साइड्स को इक्वल कर दे, और फिर हम कर दे कि दोनों का सम टोटल एंगल्स भी इक्वल कर दे और साइड्स भी इक्वल कर दे। तो चाहे वो रोम्बस का क्वेश्चन हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, ठीक है ना? कंडीशन टू चेक फॉर, याद है विच इज अ स्क्वायर, विच इज अ रोम्बस, हम सारी साइड्स निकालने बैठ जाते थे। याद है कि नहीं याद है? ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो, फिर डायगोनल्स निकालो। अब यहां पर काम क्या आसान हो गया, आपको ए वर्टिसेस दी हुई है, 4 ऑर्डर में दिया ना वर्टिसेस, तो मैं ए से स्टार्ट कर रही हूँ 1 2, दूसरे को ले लिया 4y, फिर सी को ले लिया x 6, फिर डी को ले लिया 3 5। वो कहते हैं ये 4 वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, इसमें ना एक y दिख रहा है, एक x दिख रहा है, उनकी वैल्यूज निकालकर मुझे बता दो क्या होंगी। अगर ये चारों के चारों पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है तो इसमें जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है ना उनकी वैल्यू निकालो। तो अब बताओ आप कैसे करोगे इसको? वही ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ निकाल ली, फिर ए डी की लेंथ और बी सी की लेंथ निकाल ली। ये आपका होमवर्क है, करके आना। समझ में आ गया? ये हम होमवर्क में करेंगे, दैट यू फाइंड ए बी एंड सी डी, इक्वेट देम, फाइंड ए डी एंड बी सी, इक्वेट देम, एक्स एंड वाई में 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। लेट्स सी, उनको सॉल्व कर लेना, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। बट वाई दिस क्वेश्चन आई से वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में आएगा ये। इतना लंबा थोड़ा काम 1 मार्क में करना, ठीक है? एक पैरेललोग्राम की और हमने प्रॉपर्टी की थी कुछ डायगोनल्स को लेकर, याद है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो आगे स्क्वायर बन जाए, पैरेललोग्राम तो रहेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो इसमें हमने यूज करना है, क्यों ये 1 मार्क में आता है, पैरेललोग्राम, इसके हम कहेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इस चीज को हम यूज करेंगे और ये बिल्कुल 1 मार्क का ओरल क्वेश्चन बन जाएगा। कोई ओरली पूछे ना आपसे, आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। डायगोनल्स कौन से हुए इसके? AC और BD। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या हुए? AC और BD। इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, तो हम क्या लिखते हैं? O इज द मिड पॉइंट किसका? ऑफ AC एंड BD। अब जो O पॉइंट है वो तो इकलौता पॉइंट है, वो AC को भी बाइसेक्ट कर रहा है, वो BD को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है टू चेक फॉर पैरेललोग्राम। कल मुझे कोई कहेगा ना पैरेललोग्राम चेक करो है कि नहीं है, रेक्टेंगल चेक करो कि नहीं है, तो मैं चारों साइड्स नहीं निकालूंगी, मैं पैरेललोग्राम ऑपोजिट वर्टिसेस लेकर आई विल फाइंड द डायगोनल्स, डायगोनल्स के मिड पॉइंट, अगर वो सेम है तो पैरेललोग्राम है, उसके बाद देखते हैं स्क्वायर बना, रोम्बस बना। समझ में आ गई? कैलकुलेशंस हमारी थोड़ी सी कम हो जाएंगी इसमें। क्लियर हो गया? मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या लोगे? 1 + x,
एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया 1 प्लस एक्स बाय 2, 1 प्लस एक्स बाय 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आया 2 प्लस 6 बाय 8 बाय 2। मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या हो गया 3 प्लस 4 बाय 2, समझ में आ गया 5 प्लस वाई बाय 2। समझ में आ गई बात ये 1 प्लस एक्स बाय 2, 3 प्लस 4 बाय 2, 2 प्लस 6 बाय 2, 5 प्लस वाई बाय 2। इतना क्लियर है हमें सबको? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं सॉल्व हुआ? अब मैंने कहा था जब दो पॉइंट्स हम इक्वेट करते हैं कि बिल्कुल सेम है तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स भी सेम है और उनके वाई कोऑर्डिनेट्स भी सेम। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो therefore x is 6, y is equal to 3। Diagonals of parallelogram, use midpoint formula to check for parallelogram। लिख लो use midpoint formula to check for parallelogram। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लो, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का ही फर्दर एक्सटेंशन है। मैंने आपको 3 इक्वल पार्ट्स किया था, 5 इक्वल पार्ट्स किया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करवाया था जिसमें लिखा हुआ है 4 इक्वल पार्ट्स, वो सिर्फ इसीलिए छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 करके आपका ये एक्सरसाइज तो पूरी होगी 10th को छोड़कर, और इसमें आपके एग्जाम्पल्स रहते हैं, बस एग्जाम्पल्स आप फिर भी कर सकते हो जितना मैंने आपको काम करवाया है। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने भी डाउट्स हैं पहले तो मुझे ओवरऑल बताओ, डाउट्स हैं क्या? क्या कौन सा? अच्छा, हो गया किसने कहा? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या डाउट्स हैं? हाँ वो बताओ मुझे। अच्छा, और सीरियसली देखो अगर तो डाउट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आती तब तो ठीक है, उस पर टाइम लगाऊं, वरना मैं कल चैप्टर खत्म करवाऊंगी। तो खत्म नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है, तो कल कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको कंप्लीट करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 4 इक्वल पार्ट्स। ए दिया हुआ है -2 2 और बी दिया हुआ है 2a। 4 इक्वल पार्ट्स करनी है, 3 पॉइंट्स के साथ हो जाएगी, P Q एंड R। अच्छा, मैंने जब आपको 3 पॉइंट्स करवाए, 5 करवाए, 4 क्यों नहीं करवा दिया? ये चारों रेशियोज क्या हुई आपस में? इस पॉइंट Q पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ए क्यू रेशियो क्यू बी। ए क्यू कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स। क्यू बी कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स। रेशियो क्या हो गई? तो जब भी 4 इक्वल पॉइंट्स आएगा ना तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इस चीज में ना एक चीज ध्यान रखना है, आई टेल इट एवरी टाइम। मैंने एक बार क्वेश्चन पेपर में यही कहा था, मैंने कहा चेक कर लो ऐसे ही, पहले Q निकाल लो, फिर P निकाल लो, फिर R निकाल लो, है ना। और पेपर चेक किया, बच्चों ने Q गलत निकाला हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ? P भी गलत हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ? R भी गलत हो गया। समझ में आ गई बात ये? तो अपने Q को प्लीज बहुत ध्यान से चेक कर लेना, अदरवाइज वो 1:3, 3:1, 2:2 वही रेशियो करके सॉल्व कर लो। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, therefore Q क्या हो जाएगा? -2 + 2 0/2, 2 + 8 10 5। तो ये मेरे पास 0 5 आ गया। फिर मैं लिखूंगी P इज द मिड पॉइंट ऑफ P is the midpoint of AQ, तो -2 + 0 -1, 2 + 5 7/2। बी वेरी क्लियर, क्योंकि सच में कह रही हूँ दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस मैं 3 नंबर में दिया था और मैंने कहा बड़े मजे से 4 पॉइंट्स निकाल लेंगे, बच्चा बड़े आसानी से करेगा। उसने क्यू ही गलत निकाला हुआ है, वो रेशियो में था नंबर, मतलब आपका क्यू के कोऑर्डिनेट्स ना फ्रैक्शंस में आ रहे थे, दैट्स व्हाई
उसने इस Q को गलत निकाला है, उसके आगे P भी गलत, उसके आगे R भी गलत। एंड दैट टाइम आई थॉट कि अगर उसने 1:3 यूज किया होता तो शायद उसका कोई एक पॉइंट तो सही होता। समझ में आ गई बात ये? नेक्स्ट R लिखो, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, R is the midpoint of QB। तो R के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 0 + 2, 2/2 1, 5 + 8 13/, और इसमें हम यूज कर रहे हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो आपकी मर्जी है, फिर भी मिड पॉइंट निकालना ही ठीक रहेगा ना, फ्रैक्शन बाय 2 ही होगा ना, तो 7.5 9.5 ऐसे ही होगा, उसमें ये नंबर ऐड करना मुश्किल नहीं है। क्लियर हो गया इतना? चलो जाओ। तो कल